हेलो एवरीवन। सो आई होप यू आर लाइकिंग द जेई मेन वन शॉट वीडियोस जो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं रिसेंटली। आई होप इससे आपकी जेई मेन की प्रिपरेशन में काफ़ी अच्छी हेल्प हो रही है आपको। तो अब मन करता होगा ना कि वन शॉट से हमारा रिवीजन तो हो रहा है, कॉन्सेप्ट तो हमारे ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं या अच्छे से रिवाइज हो जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनकी कुछ टेस्टिंग भी हो जाए, कुछ मॉक टेस्ट भी मिल जाए। तो हम आपके लिए वो भी लेके आए हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप हमारे मॉक टेस्ट सीरीज जो जेई मेन एंड जेई एडवांस दोनों के लिए है, उसके लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं। उस लिंक पे जाके आप रजिस्टर करें। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे आपको हमारे ऑनलाइन पोर्टल की डिटेल्स और उसका एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। जो इंप्रूवमेंट के एरियाज लग रहे हैं वो उसका 360 डिग्री एनालिसिस जो आपको मिलेगा उससे जज करके उनको इम्प्रूव कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मोल्स एंड ग्राम इक्विवेलेंट से। तो मोल्स क्या होता है? मोल्स कुछ नहीं है, बस एक मेजरिंग क्वांटिटी है। जैसे हम डजन, 1 केजी, 1 किलोमीटर इस तरीके से बात करते हैं, इसी तरीके से हम मोल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो एक मोल क्या होता है हमारा? एक मोल होता है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, कोई भी आइटम हो सकता है हमारा, बस उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। ठीक है, तो एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स आते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं? Na और अवोगाड्रोस नंबर। अवोगाड्रोस नंबर। मोल्स निकालने के तरीके क्या क्या है? मोल्स को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ठीक है, एन से। तो मोल्स निकालने का एक बेसिक तरीका है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। या फिर अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है तो मोल्स हो जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर Na। और वहीं पर अगर हमें वॉल्यूम गिवन है तो उस केस में वॉल्यूम एट एनटीपी, तो उस केस में मोल्स क्या हो जाते हैं हमारे? वॉल्यूम इन लीटर एट एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। 22.4। अच्छा, अगर यही वॉल्यूम ml में है एट एनटीपी तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 22,400। ठीक है, और ये किसके लिए है? आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए। ठीक है, अच्छा, अब बात कर लें जरा ग्राम इक्विवेलेंट की। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का भी सिंपल सा तरीका है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास। मोल्स के केस में क्या कर रहे थे? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहां पे मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। और हम सबको पता है इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास बाय एन फैक्टर। या सिंपली मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, मास बाय मोलर मास इनटू एन फैक्टर। और ये क्या, ये क्वांटिटी क्या हो गई हमारी? ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स इनटू एन फैक्टर। ठीक है, मोल्स इनटू एन फैक्टर। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है ये? कैलकुलेट द मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ सल्फर एंड सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हम अगर देखें सल्फर का जो मोलर मास होता है,
सल्फर का मोलर मास क्या होता है? 32 ग्राम। मोलर मास ऑफ सल्फर इज 32 ग्राम्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 मोल सल्फर एटम्स अगर मेरे पास हैं तो उसका वेट कितना होगा? 32 ग्राम। और हमें चाहिए कितना? एक सिंगल एटम का, एक सिंगल एटम का। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ सल्फर इज 32 ग्राम, मीनिंग इट मीन्स mass of Na atoms is 32 gram. So mass of one rather single sulfur atom will be 32 by Na, Avogadro's number. ठीक है, इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट है क्या? सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मास निकालना है। ओके, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये कितना होता है? मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है 44 ग्राम। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ Na मॉलिक्यूल of CO2 is 44 gram. So mass of single molecule of CO2 will be 44 by Na. All right, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। तो सबसे पहले मीथेन क्या होता है हमारे लिए? मीथेन है CH4। CH4, ठीक है। ऑर्डिनरी स्टूडेंट मीथेन को मीथेन की तरह पढ़ेंगे, बट केमिस्ट्री में हम हमेशा उसके केमिकल फॉर्मूले से रिलेट करते हैं, CH4, ठीक है। 1.6 ग्राम, तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, ये आ जाएगा गिवन मास 1.6 ग्राम। मोलर मास ऑफ मीथेन क्या होता है? 16। दैट मींस टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.1। हमें पता क्या करना है? टोटल इलेक्ट्रॉन्स पता करने हैं, ठीक है। अच्छा, एक मॉलिक्यूल को देखते हैं, एक मॉलिक्यूल मीथेन को CH4। अगर हमें यह पता चल जाए कि एक मॉलिक्यूल CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो टोटल मॉलिक्यूल तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मोल्स कितने हैं? 0.1। तो मॉलिक्यूल टोटल कितने हो जाएंगे? 0.1 Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल CH4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरा निकालते हैं। कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। एक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन 1, और टोटल यहां पे हाइड्रोजन है कितने? 4 एटम्स, तो 4 इंटू 1। तो एक मॉलिक्यूल CH4 में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। 10 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 0.1 mole of methane is equal to 0.1 into Na, Avogadro's नंबर, ठीक। तो टोटल मॉलिक्यूल हमारे पास आ गए 0.1 Na, और एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 0.1 Na इंटू 10। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हो जाएंगे 0.1 इंटू Na इंटू 10। दैट मीन्स एसेंशियली Na, अवोगाड्रोस नंबर। ये हो गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
किसमें? 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की तरफ। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अगर हम देखें मेजरली 6 टाइप हम देखेंगे: मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, फ्रैक्शंस, परसेंटेज टर्म्स, राइट। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं मोलैरिटी के बारे में बात करते हैं। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी इज number of moles of solute per unit liter of solution. इसे फॉर्मूले के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं मोलैरिटी, जनरली कैपिटल एम से हम मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी m इक्वल्स टू moles of solute divided by volume of solution in liter, volume of solution in liter। ओके, सेकेंड टर्म क्या है हमारा? मोलैलिटी। मोलैलिटी, ऑलराइट, मोलैलिटी इज moles of solute per unit kilogram of solvent। मोलर डिफरेंस समझो, वहां पे क्या है? मोलैरिटी के केस में पर यूनिट लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी के केस में पर यूनिट किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ऊपर न्यूमरेटर में दोनों ही सेम है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोलैलिटी m is equal to moles of solute divided by mass of solvent in kilograms। ओके, थर्ड टर्म क्या है हमारा कॉन्सेंट्रेशन के लिए? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी को जरा देखो, मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी हमारा सिमिलर सा होता है, बस यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या यूज होता है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो नॉर्मेलिटी इज number of gram equivalent of solute per unit liter of solution। ठीक है, नॉर्मेलिटी को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, नॉर्मेलिटी कैपिटल N से जनरली हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हो गई हमारी नॉर्मेलिटी। फोर्थ टर्म है हमारा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, ठीक, स्ट्रेंथ किसी भी सॉल्यूशन का क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कि 1 लीटर अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें कितना अमाउंट सॉल्यूट का है ना, तो इसे बोलते हैं स्ट्रेंथ। डायरेक्टली हम फॉर्मूला फॉर्म में अगर इसे लिखें तो ये क्या आ जाएगा? स्ट्रेंथ इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट मतलब यूजुअली हम ग्राम में लेते हैं, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है ना, ये हो जाता है हमारा स्ट्रेंथ।
अब आते हैं हम फिफ्थ टर्म पे, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस इसमें फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। एक मोल फ्रैक्शन होता है हमारा, मोल फ्रैक्शन, और कुछ होता है वेट फ्रैक्शन। वेट फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, मोल फ्रैक्शन की, तो अगर मेरे पास एक मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन है जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे अगर कंपोनेंट हैं और सबके मोल्स क्या हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, सबके मोल्स क्या हैं, एन ए एन बी एन सी एन डी एन ई, इस तरीके से सबके मोल्स हैं, कंपोनेंट्स ए बी सी डी डॉट डॉट डॉट, मोल्स क्या आ जाएंगे, एन ए एन बी एन सी एन डी डॉट डॉट डॉट। ओके, तो अब अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी प्लस मोल्स ऑफ डी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सिस्टम, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, ये क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई अगेन टोटल मोल्स एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इसी तरीके से हम हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, ओके। अच्छा, सिमिलर ही केस है वेट फ्रैक्शन का, वेट फ्रैक्शन का भी सिमिलर सा ही केस है। यहां पर अगर मेरे पास मल्टी कंपोनेंट सिस्टम अगेन एबीसीडी का है और सबके वेट हैं डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी डब्ल्यू सी डब्ल्यू डी, तो वेट फ्रैक्शन ऑफ ए क्या आ जाएगा, वेट फ्रैक्शन ऑफ ए ये होगा वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी प्लस वेट ऑफ सी प्लस वेट ऑफ डी, ये कहानी चलती रही है, ठीक है। सिमिलरली वेट फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में सेम ही रहने वाला है, टोटल वेट डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू डी डॉट डॉट डॉट, जितने भी कंपोनेंट होंगे हर किसी का वेट हम यहां कंसीडर करेंगे, ठीक है। और बात करें अगर मोल फ्रैक्शन की बात करें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस जितने भी हैं सबका अगर मैं मोल फ्रैक्शन, सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट हैं हर किसी का अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऐड कर दूं तो वो किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर, ठीक है। सिमिलरली अगर वेट के केस में, वेट फ्रैक्शन के केस में भी मैं हर एक कंपोनेंट का वेट फ्रैक्शन ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, सिमिलर सी एक स्टोरी है, तो यहां पे भी 1 ही आएगा, है ना, 1 ही आएगा। तो जितने भी कंपोनेंट हैं उनका अगर मोल फ्रैक्शन ऐड कर दो तो भी 1 आता है, उनका अगर वेट फ्रैक्शन ऐड कर दो तो भी 1 आएगा। सो 6 टर्म है हमारा परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन या परसेंटेज टर्म्स। इसमें कई टाइप के टर्म्स गिवन होते हैं हमें, जैसे पहला पार्ट है परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वेट और डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, ऐसा भी क्वेश्चंस में कई बार लिखा होता है। तो अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स परसेंटेज वेट बाय वेट और डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि एक्स ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन
100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट, कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है x परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम और W बाई V। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट in 100 ml of solution। ठीक है, लास्ट अगर कहीं पे x परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम लिखा है और v बाई v लिखा है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है x ml of solute is present in 100 ml of solution। in 100 ml of solution। ओके, ठीक है, अब हम देखते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या है कि अगर हमें कोई रिएक्शन गिवन है और उसका कुछ अमाउंट गिवन है या वॉल्यूम गिवन है, तो वो रिएक्शन के बाद कितना प्रोडक्ट बनेगा, है ना, या रिएक्शन में कौन सा स्पीसीज पहले खत्म हो जाएगा, इन सब की जो एनालिसिस होती है उसे क्या बोलते हैं हम? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। मोस्टली ये रिलेट करता है कि अमाउंट कितना बनने वाला है ना, रिएक्शन के बाद। ओके, तो लेट अस सपोज हमें कोई रिएक्शन गिवन है, लेट्स से AA प्लस BB टू CC प्लस DD। ठीक है, तो यहां पे कैपिटल A कैपिटल B क्या है? रिएक्टेंट। कैपिटल C एंड कैपिटल D ये क्या है? प्रोडक्ट। और जो स्मॉल a b c एंड d हैं वो क्या है? स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ओके, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से ही हमारी रिएक्शन जो है वो डराइव होती है, या फिर वो कितना मोल या कितना अमाउंट ए का कितने अमाउंट बी से रिएक्ट करेगा, ये किससे डिटरमाइन होता है? स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। जैसे कि यहाँ पे ए और बी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि A moles of A react with B moles of capital B to produce small c moles of C and small d moles of D। ठीक है, ये हो गई बात मोल्स के टर्म्स में। वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ऐसा भी मैं बोल सकता हूं कि A ml of A reacts with B ml of B to produce C ml of C and D ml of D। ठीक है, ओके। इसी में कॉन्सेप्ट होता है लिमिटिंग रीजेंट का, लिमिटिंग रीजेंट का कॉन्सेप्ट। तो थोड़ी सी क्लैरिटी हमें नाम से ही मिल जाती है। लिमिटिंग रीजेंट है, इसका काम क्या होगा? लिमिटिंग रीजेंट वो स्पीसी है जो कि रिएक्शन की एक्सटेंट को लिमिट कर रहा है। इसका मतलब क्या है शुद्ध हिंदी भाषा में? इसका मतलब ये है कि ये वो वाला रीजेंट है जो कि खत्म हो जा रहा है, जिसके खत्म हो जाने की वजह से जो रिएक्शन है वो रुक जा रही है, अब रिएक्शन आगे जा नहीं पा रही है। ठीक है, ये रिएक्शन को लिमिट कर रहा है, इस वजह से इसका नाम क्या है? लिमिटिंग रीजेंट। अब इसे आइडेंटिफाई कैसे करें, है ना, इसे आइडेंटिफाई कैसे करें लिमिटिंग रीजेंट को? ठीक है,
लिमिटिंग रीजेंट को आइडेंटिफाई कैसे करें। तो इसका तरीका है कि अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है A प्लस B2 C+D, ठीक है, तो एक तरीका बहुत सिंपल सा है कि अगर मुझे इनिशियली गिवन है इसके A मोल्स एंड इसके B मोल्स, तो हम चेक करके देख लें कि अगर मैं A को लिमिटिंग रीजन कंसीडर करता हूं तो उससे प्रोडक्ट कितना बन रहा है, और B को अगर लिमिटिंग रीजन कंसीडर करूं तो उससे कितना प्रोडक्ट बन रहा है। और जहां पे मिनिमम प्रोडक्ट बन रहा होगा या कम प्रोडक्ट बन रहा होगा उस वाले केस को हम लिमिटिंग रीजन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका ऐसा होता है कि अगर मेरे पास ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट A और B यहाँ पे गिवन है और इनिशियल अमाउंट कुछ मुझे P एंड Q गिवन है, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे रेशियो देख लेता हूं कि P बाई A एंड Q बाई B। अब इन दोनों में जो मिनिमम होगा, इस रेशियो में, दोनों रेशियो में जो मिनिमम होगा, वहां से हमें पता चलेगा कि A लिमिटिंग रीजेंट है या B लिमिटिंग रीजेंट है। जो B मिनिमम होगा उसके करस्पॉन्डिंग वाला लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी पे। क्वेश्चन क्या गिवन है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 40 ml ऑफ एसिटिलीन, एसिटिलीन मतलब C2H2, and how much volume of carbon dioxide will be formed, all volumes are measured at NTP, ठीक है। NTP पे सारे के सारे वॉल्यूम हमें लेने हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। कंबस्शन रिएक्शन है C2H2 प्लस O2। अगर किसी हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन कराएं, प्रोडक्ट में क्या मिलता है हमें, प्रोडक्ट मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। इसको बैलेंस करते हैं, इसको बैलेंस अगर करें तो ये 2CO2 हाइड्रोजन बैलेंस लग रहा है, हाँ। तो ऑक्सीजन यहां पे क्या आ जाएगा 5/2, ठीक है, 5/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल C2H2 5/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और 2 मोल्स ऑफ CO2 एंड 1 मोल ऑफ H2O बना रहा है, ठीक है। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 ml C2H2 रिएक्ट कर रहा है 5/2 ml ऑक्सीजन से और 2 ml CO2 बना रहा है, ठीक है, और 1 ml वाटर बना रहा है, ठीक। हमें इनिशियली गिवन कितना है, एसिटिलीन गिवन है 40 ml, 40 ml, और पूछा क्या है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड, ठीक। तो 1 ml के लिए 5/2 ml ऑक्सीजन रिक्वायर्ड था, तो 40 ml के लिए कितना होगा 40 इंटू 5/2 ml, ठीक है। या फिर इसको सिंप्लीफाई कर दे तो 100 ml, ठीक है। और 1 ml से 2 ml CO2 बन रहा था, तो 40 ml से कितना बनेगा, 40 ml से बनेगा 2 इंटू 40, मतलब 80 ml। आ गए दोनों आंसर। क्वेश्चन में यही पूछा था, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड एंड हाउ मच वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो दोनों आंसर आ गए हमारे 100 ml एंड 80 ml, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, उसे देखते हैं जरा। रिएक्शन हमें गिवन है N2 एंड H2 रिएक्ट कर रहे हैं, ओके, और अमोनिया बन रहा है। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, N2 प्लस H2 से अमोनिया। इसको बैलेंस करना बहुत ही आसान है, हमने बहुत बार देखा हुआ है ये रिएक्शन, N2 प्लस 3H2 से 2 अमोनिया, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 मोल N2 रिएक्ट कर रहा है 3 मोल H2 से और 2 मोल अमोनिया बना रहा है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि 1 ml N2 रिएक्ट कर रहा है 3 ml H2 से और 2 ml अमोनिया बना रहा है, ठीक है। अब यहां
पे इनिशियली हमें गिवन क्या है, T = 0 पे 10 ml N2 है एंड 25 ml S2 है, ठीक है। तो ऐसे सोचो कि अगर N2 1 ml था तो हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड था, 3 ml, और यहां पे अगर N2 10 ml है तो हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड रहा होगा, 30 ml। बट यहां पे 30 है क्या, नहीं 30 नहीं है, हमारे पास कितना है 25 ml। इसका मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उससे हाइड्रोजन कम है, तो इसका मतलब पहले कौन खत्म होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा T = T रिएक्शन कंप्लीशन पे, ये हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 0। पूरा का पूरा 25 ml खत्म हो गया है, ठीक है, पूरा का पूरा 25 ml खत्म हो गया है। तो अब उल्टा सोचो जरा, ऐसे सोचो कि 3 ml हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा था 1 ml नाइट्रोजन से, तो 25 ml कितने से रिएक्ट किया होगा, अगर 3 ml 1 ml से रिएक्ट कर रहा था तो 25 ml कितने से करेगा, 25/3 से, तो ये 10 - 25/3, क्योंकि 25/3 ml नाइट्रोजन ऑलरेडी रिएक्ट हो गया है, तो बचा कितना है, 10 - 25/3 ml। अच्छा, अब प्रोडक्ट में ध्यान रखो, प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा लिमिटिंग रीजेंट से ही बनाते हैं, क्योंकि वही जो स्पीसी है वो खत्म हो गया है, वहीं से हमारा प्रोडक्ट आएगा, जितना वो खत्म हुआ होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे लिमिटिंग रीजेंट में हाइड्रोजन कितना खत्म हुआ है, 25 ml, ठीक है। जब 3 ml खत्म हो रहा था तो 2 ml बन रहा था। अब अगर 25 ml खत्म हुआ है, 25 ml खत्म हुआ है तो कितना बनेगा, ऐसे सोचो कि 3 ml से 2 ml बन रहा था, तो 25 ml से कितना बन जाएगा, 25 × 2 / 3, दैट मीन्स 50/3 ml, है ना। ये हमारा आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, सैंपलिंग, यानी अगर मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन गिवन है, उस सॉल्यूशन से कुछ पार्ट में लेता हूं, यानी एक बाल्टी मेरे पास रखा हुआ है कोई सॉल्यूशन का, उससे अगर मैंने एक मग निकाल लिया तो उसके कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सैंपल से आप ऐसे चेक करो कि होली में अगर हम खेलते हैं, ठीक है, होली में जब रंग खेलते हैं तो रंग बिल्कुल डार्क ब्लू कलर का है। अब उसमें से अगर मैंने एक मग रंग निकाल लिया तो भी उस मग में भी उतना ही जो ब्लू कलर है उतना ही इंटेंस होगा जितना बाल्टी में है, ठीक है। तो इसका मतलब सैंपलिंग में कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। रंग किसी, जैसे बाल्टी में हमने कुछ पाउडर डाला होगा ना जिसकी वजह से वो रंग आया है, तो अब ये सोचो कि पूरे बाल्टी में तो हमने एक पूरा पैकेट डाल दिया, लेकिन एक मग जब लिया तो उसमें पूरा पैकेट का तो आया नहीं होगा, कुछ उसका पार्ट आया होगा, है ना। तो इस वजह से अमाउंट जरूर चेंज हो रहा है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता टर्म है कुछ डाइल्यूशन, इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ध्यान से सुनना, है ना। सैंपलिंग के केस में कॉन्सेंट्रेशन सेम है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट चेंज हो रहा है। डाइल्यूशन के केस में कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा लेकिन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सेम रहेगा, क्योंकि डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि मेरे पास अगर लेट से वही बाल्टी को ले लें, है ना, जो रंग वाली बाल्टी थी उसी को अगर कंसीडर करें फॉर अ मोमेंट, अब यहां पे हम अलग से कोई रंग नहीं डाल रहे, बस एक बाल्टी और पानी डाल दो उसमें, तो जो कलर है वो और हल्का हो जाएगा, फिर एक बाल्टी और डाल दो, थोड़ा और हल्का हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 500 लीटर पानी उसमें ऐड कर दूं तो वो कलर बहुत फेड हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम पानी डालते जा रहे हैं वो क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है, लेकिन उसमें जो एक पैकेट हमने कलर डाला था वो तो अभी भी एक ही पैकेट है। जब एक बाल्टी में था, चाहे अब मैंने 500 लीटर का एक टैंक ले लिया तो भी वो कितना रह गया, एक पैकेट। तो इस वजह से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सेम है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है लेकिन, ठीक है। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। 500 ml of a molar solution
and 250 ml of B molar solution of the same solute are mixed and diluted to 2 liter. The diluted solution shows the molarity 1.6 molar. If A ratio B is 2:5, then calculate A and B. Okay. तो 500 ml, देखो क्या क्या हम मिक्स कर रहे हैं। सबसे पहले कि एक कॉन्सेंट्रेशन, एक जो हमारा सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ए मोलर, वॉल्यूम क्या है 500 ml, इसको मिक्स कर रहे हैं। दूसरा कंटेनर है, इसमें वॉल्यूम है 250 ml, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बी मोलर, ठीक, और सॉल्यूट सेम है, सॉल्यूट सेम है। ओके, तो जरा यहां से मोल्स निकालो। अगर ए मोलर 500 ml सॉल्यूशन है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आ गए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा A इंटू 0.5, क्योंकि मोलरिटी में याद करो वॉल्यूम क्या होता था लीटर में, यहां पे वॉल्यूम है ml में, 500 ml, तो उसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 लीटर। अच्छा, यहां पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है मोलरिटी B इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम कितना है 250 ml, उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या आ जाएगा 0.25, 0.25। तो इसका मतलब यहां से टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ गए हमारे पास, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये आ गया 0.5 A प्लस 0.25 B। ओके, और वॉल्यूम कितना हो गया टोटल 500 ml प्लस 250, वॉल्यूम कितना हो गया 750 ml, ये हो गया इन दोनों को मिलाने के बाद वॉल्यूम। लेकिन बाद में हमने और पानी ऐड करा है, देखो क्वेश्चन में मिलाने के बाद डाइल्यूशन करा है और टोटल फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया है 250 लीटर, तो 750 नहीं, फाइनली क्या हो गया वॉल्यूम 2 लीटर, 2 लीटर। तो अब जो फाइनल सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी, मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने निकाल ही लिया है 0.5 A प्लस 0.25 B, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर्स, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन है विच इज 1.6 मोलर, तो इसको 1.6 से इक्वेट कर दिया। अब देखो हमारे पास एक इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं 2, तो ये तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन हमें रेशियो भी गिवन है, A रेशियो B इज 2:5, दैट मीन्स 5A इक्वल्स टू 2B। ऑलराइट, 5A is equal to 2B, और we can say 0.5A is equal to 0.2B, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। अब इस रिलेशन का यूज करूंगा मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने में। 0.5A की जगह मैं पुट कर रहा हूं 0.2B प्लस 0.25B डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1.6। 2 को मैं इस तरफ ले जाऊंगा, ये क्या आ जाएगा 0.2 प्लस 0.25 0.45 B इज इक्वल टू 3.2। यहां से B की वैल्यू हमें पता चल गई, ये है 3.2 डिवाइड बाई 0.45। अब अगर B आ गया तो A हम निकाल लेंगे इस रिलेशन से, है ना, A हम बहुत इजीली निकाल पाएंगे इस रिलेशन से। ओके, अब आते हैं हम एसिड बेस टाइट्रेशन पे, एसिड बेस टाइट्रेशन पे, या इसे हम क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन। तो टाइट्रेशन में क्या होता है, टोटल
total moles of H plus should be equal to total moles of OH minus। ठीक है, लेकिन आप ऐसे सोचो कि अगर मैंने एसिड ले लिया HCl, ठीक है, और जो बेस है वो NaOH है, तो उस केस में तो जितने मोल्स HCl के होंगे, है ना, उतने ही मोल्स H प्लस के होंगे। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि जितने मोल्स NaOH के होंगे उतने ही मोल्स OH माइनस के होंगे। तो ऐसे एसिड बेस में तो कोई परेशानी नहीं, ठीक। लेकिन अगर मैंने एसिड H2SO4 ले लिया, ठीक है, और बेस NaOH ले लिया, अब यहां पे देखो, अगर H2SO4 के मोल्स A हैं तो H प्लस के मोल्स कितने हो जाएंगे? 2A, ठीक। तो ये कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो सकती है, इस वजह से हम यूजुअली कौन सा वाला रिलेशन यूज करते हैं? मिली इक्विवेलेंट्स का रिलेशन यहां पे यूज करते हैं। मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। इस रिलेशन में गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, इस वजह से हम मिली इक्विवेलेंट्स वाला प्रिफर करते हैं, ठीक है। यहां पे जनरली हम दो और बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, जनरली हम दो की बात करते हैं, फेनोक्सिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। इन दो इंडिकेटर्स की हम बात करेंगे। तो ये रिपोर्टिंग कैसे करते हैं ये देख लो, कि अगर मेरे पास इधर मैं एक टेबल बना लूं इंडिकेटर, और Na2CO3 है, NaSCO3, ये सारे क्या है? ये सॉल्ट हैं एक्चुअली, है ना, लेकिन ये बेसिक सॉल्ट है, तो ये बेस की तरह ही हम इसे कंसिडर करते हैं। NaSCO3 और Na2CO3 को अपने पर्पस के लिए हम बेस की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो अगर मेरे पास फेनोफ्थलीन है, तो Na2CO3 के केस में ये हाफ रिपोर्टिंग करेगा। मतलब कि अगर Na2CO3 के 10 मिली इक्विवेलेंट हैं तो फेनोफ्थलीन 5 मिली इक्विवेलेंट ही शो करेगा, ऐसा मानो आप, है ना, उसके लिए 5 ही है, भले वो सोल्यूशन में 10 है। अच्छा, NaSCO3 को तो रिपोर्ट ही नहीं करता है, मतलब 10 की बजाय अगर 1000 हो, 1 लाख हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फेनोफ्थलीन उसकी रिपोर्टिंग करेगा नहीं। इसी तरीके से अगर मेरे पास मिथाइल ऑरेंज है, वो क्या करता है? Na2CO3 के केस में भी फुल रिपोर्टिंग करेगा, और NaHCO3 के केस में भी फुल रिपोर्टिंग करता है, ठीक है, फुल रिपोर्टिंग करेगा। तो अब क्वेश्चंस के थ्रू ही इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पर मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। Question is 30 ml of a certain solution of Na2CO3 and NaSCO3 required 12 ml of 0.1 normal H2SO4 using phenolphthalein as indicator। ठीक है, यहां पे रुक जाते हैं, अभी क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन ये ध्यान दो, phenolphthalein इंडिकेटर और सॉल्ट क्या है? Na2CO3 एंड NaSCO3। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग क्या होगी? Na2CO3 के केस में हाफ रिपोर्टिंग, NaSCO3 के केस में कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। In presence of methyl orange, 30 ml of same solution required 40 ml of 0.1 normal H2SO4। ठीक है, फेनोफ्थलीन के केस में कितना रिक्वायर्ड था? 12 ml। कॉन्सेंट्रेशन सेम है, देखो पहले भी 0.1 नॉर्मल था, बाद में भी 0.1 नॉर्मल। पहले कितना रिक्वायर्ड था? 12 ml, अभी कितना है? 40 ml। इसका मतलब ज्यादा एसिड रिक्वायर्ड। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मिथाइल ऑरेंज फुल रिपोर्टिंग कर रहा है दोनों की, NaSCO3 की भी एंड Na2CO3 की भी। फेनोफ्थलीन के केस में क्या हो रहा था? Na2CO3 की तो हाफ रिपोर्टिंग हो रही थी और NaSCO3 की कोई रिपोर्टिंग हो ही नहीं रही थी। ठीक है,
अब हमें पूछा क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ Na2CO3 पर लीटर इन मिक्सचर। ओके, तो 30 ml है ना। स्टार्ट यहां से करते हैं कि स्टार्ट ऐसे कर लेते हैं कुछ कि मेरे पास 30 ml मिक्सचर है, इसमें Na2CO3 भी है एंड NaHCO3 भी है। ऑलराइट, तो ऐसा अज्यूम कर लेता हूं मैं कि A मोल्स Na2CO3 के हैं एंड B मोल्स NaSCO3 के। ठीक, और ये टाइट्रेशन में 12 ml 0.1 नॉर्मल H2SO4 यूज हुआ है। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड अगर मैं लिखूं वो क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ये होता है मिली इक्विवेलेंट निकालने का तरीका, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो नॉर्मेलिटी एसिड के लिए क्या है, 0.1 नॉर्मल, वॉल्यूम कितना यूज हुआ है 12 ml, तो इसका मतलब टोटल 1.2 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड यूज हुए हैं। ओके, अब मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस ये अगर मैं लिखूं, ठीक है, तो ऐसे सोचो मिली इक्विवेलेंट निकालने का तरीका हमने स्टार्ट में देखा था, क्या होता है, मोल्स इनटू एन फैक्टर इनटू 1000, और वी कैन से मिली मोल्स इनटू एन फैक्टर। ठीक है, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस अगर मुझे निकालना है, मिली मोल्स इनटू एन फैक्टर, तब आएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अब अगर मैंने ए मोल एज्यूम करा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटू 1000 मिली मोल्स। ऑलराइट, अगर ए मोल्स है तो ए इंटू 1000 मिली मोल्स हो जाएंगे। और Na2CO3 का एन फैक्टर क्या है, वैसे तो 2 होना चाहिए, Na2CO3 का वैसे तो एन फैक्टर क्या होना चाहिए 2, ले लेते हैं हम 2। लेकिन यहां पे कुछ और भी है याद रखने वाली बात, वो क्या है, याद रखने वाली बात यह है कि इंडिकेटर कौन सा है, इंडिकेटर है फेनोल्फथालीन, वो हाफ रिपोर्टिंग करता है। तो जो एन फैक्टर 2 था उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1/2, है ना। और साथ में NaSCO3 के लिए अगर मैं लिखना चाहूं तो B मोल्स इंटू 1000 मिली मोल्स, है ना, B इंटू 1000 मिली मोल्स। एन फैक्टर यहां पे हम 1 लिखते हैं, लेकिन यहां पे कोई रिपोर्टिंग ही नहीं करता है, फेनोल्फथालीन कोई रिपोर्टिंग नहीं करता है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, इसको रिपोर्ट ही नहीं करेगा। तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जो मैंने प्लस के बाद लिखी है ये क्या हो जाएगा, खत्म, है ना, ये कंसीडर ही नहीं होगा। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस यहां पे क्या आ रहा है, 2 कैंसल, A इंटू 1000। तो इसका मतलब क्या है कि A इंटू 1000 इज इक्वल टू 1.2। तो A क्या हो गया 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मोल्स। ओके, ए किसके मोल्स हैं, Na2CO3 के, लेकिन अभी हमें बी भी कैलकुलेट करना है। देखते हैं जरा बी कैसे कैलकुलेट होगा, बी कैसे कैलकुलेट होगा, जो सेकेंड टाइट्रेशन हमें गिवन है, सेकेंड टाइट्रेशन देखो, इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ऑरेंज, तो यहां पे सारे के सारे मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस कंसीडर होंगे और कोई हाफ रिपोर्टिंग जैसी सिचुएशन नहीं है, सारी फुल रिपोर्टिंग है। तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे, अभी तक जो बात कर रहे थे ये किसके लिए है, फेनोल्फथालीन,
इसको यूजुअली HPH लिख देते हैं। अब देखते हैं हम MEOH और मिथाइल ऑरेंज। यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितना आया है हमारा, देखो सेकेंड टाइट्रेशन में 40 ml 0.1 नॉर्मल, तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर 0.1 इंटू 40, दैट मीन्स 4 मिली इक्विवेलेंट्स आ गए हमारे एसिड के। मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस कितना आ जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस आ जाएगा A इंटू 1000 मिलीमोल्स, एन फैक्टर 2 प्लस B इंटू 1000 मिलीमोल्स आ गए इंटू एन फैक्टर 1, तो ये हो गया बेसिकली 2000 A प्लस 1000 B इज इक्वल टू 4, और वी कैन से we can say 500 A plus 250 B equals to 1. Alright. Now A की वैल्यू अगर मैं यहां इस इक्वेशन में पुट कर दूं, यहां से A की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूं, तो इससे मैं B कैलकुलेट कर सकता हूं, है ना, इससे B कैलकुलेट कर सकता हूं, B आ जाएगा हमारा। हमें क्वेश्चन में फाइनली पूछा क्या है, देखो क्वेश्चन में हमें पूछा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ Na2CO3 पर लीटर इन मिक्सचर, ठीक है, पर लीटर इन मिक्सचर। अभी हमने कितना लिया था, 30 ml, ओके, तो 30 ml में कितना Na2CO3 था, 1.2 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ Na2CO3। अगर इसी को मास में कन्वर्ट करें, मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मोल्स इंटू मोलर मास, है ना, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास, तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻³ और मोलर मास ऑफ Na2CO3 क्या होता है, ये आ जाएगा 106, ओके, 106 ग्राम्स। तो ऐसे सोचो कि अगर 30 ml में 1.2 इंटू 106 इंटू 10⁻³ ग्राम्स ऑफ Na2CO3 है 30 ml मिक्सचर में, तो 1 लीटर और 1000 ml मिक्सचर, इसमें Na2CO3 कितना होगा, 1.2 इंटू 106 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1000 and multiplied by 1000 and divided by 30, ओके। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि 1 लीटर में कितने ग्राम Na2CO3 है, ठीक है, आ जाएगा आंसर, इसे हम आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज ओलियम। या इसे कई बार फ्यूमिंग H2SO4 भी लिखा होता है। तो ओलियम है क्या एक्चुअली, ओलियम इज H2SO4 प्लस SO3, कहीं कहीं बुक्स में इसे H2SO7 भी लिखा होता है, बट प्रेफरेबल क्या है, H2SO4 प्लस SO3। ये कंपाउंड इस तरीके से नहीं है, H2SO7 नहीं है ना, ये मिक्सचर है H2SO4 एंड SO3 का, ओके। तो अब देखो कि अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा अगर लिखा हुआ है कि
an oleum sample has 60% SO3, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं 100 ग्राम ओलियम लेता हूं, 100 ग्राम ओलियम लेता हूं तो उसमें 60 ग्राम SO3 मिलेगा और बाकी 40 ग्राम क्या होगा? ऑब्वियसली मिक्सचर दो ही कंपोनेंट का है, तो अगर 60 ग्राम SO3 है तो 40 ग्राम H2SO4 होगा। ठीक है, H2SO4 होगा। तो यूजुअली ओलियम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पे हमें यही बताना होता है, या तो वो परसेंटेज लेवलिंग की बात करेंगे या फिर बात करेंगे कि कितना फ्री H2SO4 है या कितना परसेंट फ्री SO3। ठीक है, तो अब देखते हैं जरा। लेट अस से an oleum sample has X% SO3, X% SO3। तो इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम सैंपल हैज X ग्राम SO3 एंड 100 माइनस X ग्राम H2SO4। ओके, अब इस सैंपल का, इस ओलियम सैंपल का अगर मैं डाइल्यूशन करा दूं, डाइल्यूशन मतलब पानी से अगर रिएक्शन करा दूं, तो ये SO3 वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है? H2SO4, H2SO4। तो अगर X ग्राम, ये बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है, तो X ग्राम SO3 का मतलब X बाई 80 मोल्स, है ना, X बाई 80 मोल्स। ठीक, तो अगर 1 मोल SO3 1 मोल वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो X बाई 80, X बाई 80 मोल कितने से रिएक्ट करेगा? X बाई 80 मोल्स ऑफ वाटर के, और प्रोड्यूस कितना हो रहा है? 1 मोल SO3 से 1 मोल H2SO4, तो प्रोड्यूस कितना हो जाएगा? X बाई 80 मोल्स ऑफ H2SO4। देख पा रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? जितना भी SO3 है सारा का सारा कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? H2SO4 में। ओके, तो अब हमारे पास बचा क्या है? मोल्स ऑफ H2SO4। पहले से कितने थे? पहले से अगर मोल्स की बात करें तो 100 माइनस एक्स, H2SO4 का मोलर मास 98 प्लस एक्स बाई 80, ये हो गया मोल्स ऑफ H2SO4। अगर बात करें मास ऑफ H2SO4, मास कैसे निकलता है अगर मोल्स गिवन है तो? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो H2SO4 का मोलर मास क्या होता है? 98, ये आ जाएगा 100 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई 80 इंटू 98। ठीक, इस वैल्यू को जरा ध्यान से देखो, यहां पे ये क्या है? 98 बाई 80 एक्स है, 98 बाई 80। इसको कैलकुलेट करने को नहीं कह रहा हूं, बट इतना तो हमें समझ आ रहा है कि ये जो वैल्यू आएगी ये 1 से ज्यादा आएगी, 1 पॉइंट समथिंग एक्स आएगा, और यहां पे क्या है? माइनस एक्स। तो ये जो है 1 पॉइंट समथिंग एक्स माइनस एक्स, तो कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और यहां पे क्या है? 100। तो मतलब 100 में कुछ ऐड हो रहा होगा, ये 100 से ज्यादा ही आएगा। मास ऑफ H2SO4 100 से ज्यादा हो गया। अब ये सोचो ये ज्यादा कैसे हो गया? हमने तो इनिशियली 100 ग्राम सैंपल लिया था, 100 ग्राम सैंपल लिया था और फाइनली हमें 100 से ज्यादा मिल रहा है।
ऐसा क्यों हो पा रहा है? सोचो एक मिनट के लिए। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हम वाटर ऐड कर रहे हैं, इसका मास हम कंसीडर नहीं कर रहे थे या इसके बारे में हम सोच नहीं रहे थे, है ना। अब उसका जो ये वाटर का मास है वही ऐड हुआ है ना, वो जो है H2SO4 में के मास में रोल प्ले कर रहा है। इस वजह से टोटल मास जो आया है वो क्या आया है, 100 से ज्यादा। और ये जो टोटल मास ऑफ H2SO4 आएगा उसी को क्या बोलेंगे, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम सैंपल। ठीक है, इस पे एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन क्या है, 0.5 ग्राम, यहाँ पे ये एरर है, ऑफ हुआ। 0.5 ग्राम ऑफ फ्यूमिंग H2SO4 is diluted with water. The solution is completely neutralized by 30 ml of 0.4 normal NaOH. Find the percentage of free SO3 in the sample. Find the percentage leveling of oleum sample. तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है ना, एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें 0.5 ग्राम ऑफ फ्यूमिंग H2SO4 मतलब ओलियम है ना, ओलियम है 0.5 ग्राम का ओलियम सैंपल है। ठीक, 0.5 ग्राम ओलियम सैंपल है और इसका डाइल्यूशन कर रहे हैं हम वाटर के साथ। इसका डाइल्यूशन जब करेंगे हम वाटर के साथ तो सारा का सारा हमें क्या मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, अभी जो सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहा है उसका न्यूट्रलाइजेशन किससे करा रहे हैं हम, 30 ml 0.4 नॉर्मल NaOH। तो देखो हमें सल्फ्यूरिक एसिड पता चल गया कितना होने वाला है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पता चल गया। तो लिख लेते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। और मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH क्या है, वॉल्यूम इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मेलिटी, 30 इंटू 0.4 क्या आ जाएगा हमारा, 12 मिली इक्विवेलेंट। ऑलराइट, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पता चल गया है 12। मिली इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आ गया 12। तो मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम निकाल सकते हैं। कैसे, मिली इक्विवेलेंट होता है मिली मोल्स इंटू एन फैक्टर। तो यहां पे मिली इक्विवेलेंट है 12, मिली मोल्स हमें निकालना है। एन फैक्टर H2SO4 के लिए क्या होता है 2, तो मिली मोल्स यहां से आ गया 6, मिली मोल्स ऑफ H2SO4 क्या आ गए 6। तो अगर मिली मोल्स 6 हैं तो मोल्स कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 10⁻³ इतने मोल्स हैं। और अगर मोल्स पता चल गए तो मास भी पता चल जाएगा, मास ऑफ H2SO4 इज 6 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 98। ये आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, 6 8 जा 48, 8 10⁻³ और वी कैन से 0.588 ग्राम। ओके, ये है H2SO4, ये है हमारा H2SO4। और ये देखो इनिशियली हम कहां पे चले थे, 0.5 ग्राम सैंपल से। फिर से ध्यान दो, 0.5 ग्राम ओलियम सैंपल से हम चले थे और हमारे पास एसिड कितना मिल रहा है, 0.588 ग्राम। यहां 0.5 से ज्यादा हो रहा है।
मतलब जो पानी ऐड हुआ है उसका यहाँ पे रोल आ रहा है, देखो जरा। तो परसेंटेज टर्म्स में निकालना है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि अगर 0.5 ग्राम ओलियम सैंपल में या 0.5 ग्राम ओलियम सैंपल से 0.588 ग्राम H2SO4 मुझे मिल रहा है, तो 100 ग्राम से कितना मिलेगा? यूनिटरी मेथड, ये मिलेगा 0.588 इंटू 100 डिवाइड बाई 0.5 और this will be simply 2 into 58.8 और this will be 117.6 ग्राम H2SO4. Okay, 117.6 ग्राम H2SO4. तो अब ये देखो कि 100 ग्राम ओलियम से 117.6 ग्राम H2SO4 मिल रहा है। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा 17.6 ग्राम है, एक्स्ट्रा 17.6 ग्राम है, वो क्या है? वाटर से आया होगा, वो वाटर से आया होगा। तो जो अगर अज्यूम मैं कर लूं, लेट अस अज्यूम X परसेंटेज फ्री SO3 इन सैंपल, इन ओलियम सैंपल, तो रिएक्शन हमने लिखा था SO3 प्लस H2O से H2SO4 X/80, और ये रेट कितना करेगा? X/80 ही, ठीक। और ये पीछे पूरा कैलकुलेशन हमने करा हुआ था, X/80 से कितना ये बनेगा? X/80, है ना। और पीछे हमने कैलकुलेशन करके निकाला था, देखो जरा क्या आया था। मास ऑफ H2SO4 का फॉर्मूला क्या था? 100 माइनस एक्स प्लस X/80 इंटू 98, यही टोटल मास ऑफ H2SO4 आया था। इसी को यूज कर लें, इसी को अगर मैं डायरेक्ट यूज कर लूं तो ये क्या आ जाएगा? 100 माइनस एक्स प्लस X/80 इंटू 98 इज इक्वल टू 117.6 ग्राम। ग्राम रहने देते हैं। तो अब एक इक्वेशन, एक वेरिएबल आराम से सॉल्व हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, और जो x की वैल्यू आएगी वही क्या होगा? परसेंटेज फ्री SO3। क्वेश्चन में और भी कुछ पूछा है हमें? क्वेश्चन में हमें और क्या पूछा है? देखो क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम सैंपल। तो यहाँ पे टोटल मास क्या आ गया H2SO4 का? 117.6 ग्राम। मतलब इस सैंपल की लेबलिंग मैं बोल सकता हूँ 117.6% है इस ओलियम सैंपल की लेबलिंग, है। तो ओलियम सैंपल की लेबलिंग भी हमने कर दी, और जो परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 था वो भी हमने बता दिया यहाँ पे। ओके, आगे चलते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर की जहां तक बात करते हैं तो हार्डनेस ऑफ वाटर दो टाइप की होती है, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट। परमानेंट हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस किससे होती है? बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। परमानेंट हार्डनेस जनरली क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ओके, अब ये जो हार्डनेस वाले क्वेश्चंस होते हैं वहां पे हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना होता है पीपीएम के टर्म्स में, है ना, पार्ट्स पर मिलियन।
और दूसरी बात होती है, क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली पूछते हैं कि CaCO3 के टर्म्स में निकालो, कि अगर वो हार्डनेस CaCO3 के टर्म्स में आप CaCO3 का ppm कॉन्सेंट्रेशन लिखना है तो कितना आएगा, है ना? तो वो एक क्वेश्चन के थ्रू करें तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना? क्वेश्चन क्या है, 1 liter of a sample of hard water contains 5.5 mg of CaCl2 and 9.5 mg of MgCl2. Find total hardness of water in ppm of CaCO3. ओके, तो सैंपल है हार्ड वाटर का, इसमें 5.55 मिलीग्राम ऑफ CaCl2 है एंड 9.5 मिलीग्राम MgCl2. okay. तो पहले तो ये सोचो, मिलीग्राम है, मिलीग्राम ऑफ CaCl2 एंड 9.5 मिलीग्राम ऑफ MgCl2 है. इसको जरा कन्वर्ट हम करें मोल्स में, तो 5.5 डिवाइडेड बाई CaCl2 का मोलर मास 111. ओके, 111. 5.55 मिलीग्राम है, ध्यान देना, मिलीग्राम डिवाइडेड बाई 111, तो इससे क्या आएगा, मिलीमोल्स. इससे जो भी आएगा वो क्या होगा, मिलीमोल्स. मिलीमोल्स ऑफ CaCl2. यहां पे 9.5 मिलीग्राम डिवाइडेड बाई MgCl2. MgCl2 का मोलर मास 95 ग्राम. अगेन ये 9.5 डिवाइडेड बाई 95 क्या आएगा, मिलीमोल्स ऑफ MgCl2. अब जरा मिली इक्विवेलेंट निकालें नेक्स्ट स्टेप में, मिली इक्विवेलेंट. तो मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, मिलीमोल्स इनटू n फैक्टर. तो 5.55 डिवाइडेड बाई 111 इनटू n फैक्टर क्या हो जाएगा, 2. इधर 9.5 डिवाइडेड बाई 95 मिलीमोल्स इनटू n फैक्टर क्या हो जाएगा, अगेन 2. तो अब मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCl2 एंड MgCl2 क्या आ रहा है, ये आ जाएगा 5.55 बाई 111. तो इसको मैं लिख सकता हूं 5/100 इंटू 2 प्लस, इसे मैं लिख सकता हूं 95/95 इंटू 2/10. ये क्या आ गया, 1/10 प्लस 2/10. दिस इज 3/10 और वी कैन से 0.3 मिली इक्विवेलेंट. 0.3 मिली इक्विवेलेंट. ये किसके हैं, CaCl2 एंड MgCl2. नाउ लेट अस assume ओके. तो क्या अज्यूम करा है यहां पे हमने, कि अगर CaCl2 और MgCl2 की जगह मैं CaCa3 अज्यूम कर लूं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, तो भी कोई फर्क पड़ेगा क्या, हार्डनेस तो कैल्शियम की वजह से आ रही है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट की वजह से आ रही है. तो हमने 0.3 मिली इक्विवेलेंट जो CaCl2 MgCl2 था, वहां पे CaCl2 MgCl2 की जगह CaCO3 अज्यूम कर लिया. क्यों, ऐसा क्यों अज्यूम करा है, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमसे पूछा है ये कि CaCO3 के टर्म्स में निकालना है.
ठीक है, और ये सैंपल कितना है 1 लीटर ऑफ सैंपल है ये, तो इसका मतलब ये 1 लीटर में 5.5 mg एंड 9.5 mg MgCl2 है ना, 1 लीटर सैंपल में। तो इसका मतलब 1 लीटर सैंपल ऑफ हार्ड वाटर contains 0.3 milli equivalent of CaCl2 and MgCl2, और इक्विवेलेंटली हमने एज्यूम करा है ना, तो इक्विवेलेंटली वी कैन से 1 liter of hard water, 1 liter of hard water contain 0.3 milli equivalent of CaCO3. Okay, CaCO3, ठीक। तो अगर 0.3 मिली इक्विवेलेंट CaCO3 का है, तो मिली मोल्स कितने हो जाएंगे, मिली मोल्स ऑफ CaCO3 ये हो जाएंगे मिली इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय n फैक्टर। मिली इक्विवेलेंट्स कितने 0.3, n फैक्टर क्या है 2, मिली मोल्स आ गए 0.15 मिली मोल्स। अभी देखो हमारा आंसर आया नहीं है, हमें क्या पूछा है ppm ऑफ CaCO3। ppm क्या होता है, ppm कॉन्सेंट्रेशन इज 1 ppm इज मिलीग्राम पर लीटर, और वी कैन से मिलीग्राम को 10⁻³ ग्राम डिवाइड बाय लीटर, तो आई कैन से 10⁻³ ml, so it becomes 1 gram divided by 10⁻⁶ ml। तो ये बात हो रही है कि 1 पार्ट पर मिलियन पार्ट। ओके, खैर एनीवे वापस आते हैं, ppm में निकालना है हमें फाइनली। अभी ये आ गया 0.15 मिलीमोल्स ऑफ CaCO3, सो मास ऑफ CaCO3 ये कितना हो जाएगा, मिलीमोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, 0.15 millimoles multiplied by molar mass of CaCO3 is 100 gram, 100, total 15 मिलीग्राम। ध्यान दो यहां पे क्या आएगा, मिलीग्राम आएगा, क्योंकि ये मोल्स नहीं है, ये क्या है मिलीमोल्स। तो मास ऑफ CaCO3 इज 15 milligram in 1 liter sample. Now we can say ppm concentration in terms of CaCO3 is 15 milligram per liter. हेलो एवरीवन, आई होप कि आपको हमारे YouTube चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and keep watching this channel for further useful and interesting stuff. Thank you.